हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और आज बताने जा रहा हूं वही महत्वपूर्ण सम्मेलन जो 2021 में हुए हैं और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने जा रहा हूं। मैंने पहले ही बताया था जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए उन्हें मैं 5 से 6 वीडियो में धीरे धीरे निपटा दूंगा और उनसे जुड़े वो हर महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं। मेरा उद्देश्य प्रश्न उत्तर रटान नहीं है, आपका उससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जिसके से उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो कि आखिर क्यों बना ये संगठन, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों यह सम्मेलन होता है, इसकी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप परीक्षा पास कर पाएंगे। सिर्फ प्रश्न उत्तर रट लिए तो चलिए G7 क्या है, G7 के बारे में हम जान ही रहे हैं, क्यों बना, इसके गठन क्या उद्देश्य है, हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो आज मैं जब भी बताता हूं तो आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर बताता हूं। मेरे जितने वीडियो हैं आप उसे देख लीजिए। चलिए नजर डालते हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं है किसी परीक्षा में, ये मेरा अनुभव बोलता है। तो चलिए मेरे डियर फ्रेंड्स ध्यान देते हैं इन प्रश्नों पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 48वां G7 का आयोजन कहां होगा। 48वां G7 का आयोजन कहां होगा, याद रखना है जर्मनी में होगा 2022 में। 48वां G7 का आयोजन जर्मनी में होगा 2022 में। और मैंने बताया है 47वां G7 कहां हुआ था, 2021 में ब्रिटेन के कार्निवाल में, कार्निवाल के कार्निवाल में हुआ था। 47वां G7 2021 में ब्रिटेन के कार्निवाल में हुआ था अभी हाल ही में। और 47वां होगा 2022 में जर्मनी में। G7 का सम्मेलन हर साल होता है। तो मैं बताना चाहता हूं G7 है क्या, इसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उसमें 6 देश इसके सदस्य थे और दुनिया भर में वैश्विक अर्थव्यवस्था की चर्चा के लिए वहां पर यह सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 1976 में इसमें कनाडा भी जुड़ गया। इस तरह से इसका नाम पड़ा G7। यह जानिए यह अंतर गैर सरकारी संगठन है। इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है और कोई भी संविधान नहीं है। G7 का कोई भी मुख्यालय और कोई संविधान नहीं है। दूसरी बात, और ध्यान दीजिए 1997 में इसमें रूस भी शामिल हो गया। इस तरह से इसका नाम पड़ा G8। लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को हड़प लिया और इसके बाद से रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया और ये फिर G7 ही रह गया। ये भी ध्यान रखना है चीन इस G7 में क्यों नहीं शामिल। जानते हैं ग्रुप ऑफ 7 जो है दुनिया के बहुत विकसित देशों का समूह है और ये देश चीन को विकसित देश नहीं मानते हैं। दरअसल चीन की आबादी बहुत ज्यादा है और वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है इन देशों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए देश चीन को जो है विकसित देश नहीं मानते हैं और उसको इस G7 में शामिल नहीं किया गया है। चीन G20 का सदस्य है पर G7 का सदस्य नहीं है। इसका यही एक कारण है। तो आप जान गए होंगे G7 क्या है, इसमें कौन देश कैसे आए गए, चीन क्यों नहीं शामिल हुआ। देखिए मैं पूरी इस बात बता रहा हूं। तो G7 को मैंने बताया ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। इसके सम्मेलनों में G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेते हैं, साथ ही यूरोपीय कमीशन। इसमें G7 के सम्मेलन जब होता है तो इसमें मैंने बताया G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल का अध्यक्ष भी शामिल होते हैं और यह बैठक हर साल होती है। इसके अलावा अन्य कई देशों के आमंत्रित सदस्यों भी इसमें हिस्सा लेते हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। जैसे G7 2021 का आयोजन हुआ था ब्रिटेन के कार्निवाल में। इसमें ब्रिटेन ने 4 देशों को आमंत्रित किया था। परीक्षा में पूछेगा है ऐसा किन किन देशों को आमंत्रित किया गया था। याद रखना है ब्रिटेन ने 4 देशों को आमंत्रित किया था 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में। जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन था इसमें ब्रिटेन ने 4 देशों को आमंत्रित किया था। वो देश है इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ये ध्यान रखना है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया 4 देशों को आमंत्रित किया था ब्रिटेन ने, जो इसके सदस्य नहीं है तब भी। और इस साल 2021 में इसकी थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर। बिल्डिंग बैक बेटर मैंने बताया था। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उसमें 6 देश इसके सदस्य थे, इसलिए उसे ग्रुप 6 नाम से जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, इसलिए इसे अब कहा जाता है ग्रुप 7। जब इसमें रूस शामिल हुआ था 1997 में तो कहा जाता था ग्रुप 8। और फिर 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को हड़प लिया। इसके बाद रूस को इस ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया। इस तरह से फिर यह G7 ही रह गया। अब ध्यान दीजिए, तो मैं थोड़ा और नजर डाल लेते हैं।
तो G7 का 45वां सम्मेलन हुआ था 2019 में बियारिट्ज फ्रांस में, 46वां हुआ था अमेरिका में वर्चुअल रूप से 2020 में। ध्यान रखना उसमें कोरोना की महामारी थी इसलिए वर्चुअली आयोजित हुआ था 46वां 2020 में अमेरिका में। तो मैं बता देता हूँ 45वां हुआ था 2019 में, 45वां 2019 में हुआ था हाँ फ्रांस के बियारिट्ज फ्रांस में, 2020 में हुआ अमेरिका में, 46वां हुआ 2021 में ब्रिटेन में, 46वां हुआ था अमेरिका में, 47वां हुआ है ब्रिटेन के बियारिट्ज में, ब्रिटेन के कार्निवाल में, और 48वां हुआ जर्मनी में। ये ध्यान रखना है। मैंने बताया जब ये 4 देश आमंत्रित हुए तो इन्हें ज्वाइंटली कॉल्ड डेमोक्रेसी 11, जानिए 7 G7 के 7 देश पहले से और 4 आमंत्रित देश जब हिस्सा लेते हैं तो इन्हें कहा जाता है ज्वाइंटली संयुक्त रूप से डेमोक्रेसी 11 कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। G7 के सदस्य देश कौन कौन है जानते हैं? G7 के जो सदस्य देश मैंने बताया दुनिया के बहुत विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश माने जाते हैं और इसके सदस्य हैं, उनका ये समूह है। ये सदस्य देश हैं फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा। इसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7। इसमें चीन नहीं है क्योंकि ये देश चीन को विकसित देश नहीं मानते हैं। कारण चीन का जो पर कैपिटा इनकम है वो इन देशों की तुलना में बहुत कम है। दरअसल चीन की आबादी बहुत ज्यादा है। यह समूह G7 समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। जो G7 समूह है, G7 ग्रुप है, यह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन तथा समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। जानिए इसके सिद्धांत क्या हैं? स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन तथा समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। इसी उद्देश्य से G7 का सम्मेलन होता है और इस पर हमेशा चर्चा होती है। अब ध्यान दिए, मैंने बताया G7 के सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं और आमंत्रित देशों के सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे पूरी तरह से G7 क्या है, कैसे बना और इसका गठन अमेरिका में हुआ था 1975 में। अब चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? याद रखना है भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। ये चलते हैं 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? याद रखना है बेंगलुरु में। इसका आयोजन हर 2 साल में होता है। 13वें एरो इंडिया। देखिए एरो इंडिया क्या है, हम प्रश्न पढ़ते हैं बच्चे, इसके बारे में पहले जानिए। पेपर कहता है मेरे बारे में समझो तब आप सवाल हल करो। आप बस रट लेते हैं एरो इंडिया के बारे में बच्चों से पूछते जानता ही नहीं, बस जान रहा है बेंगलुरु में। थोड़ा इसके बारे में पूरी जाने डिटेल जानिए तब आप उत्तर दे पाएंगे। पेपर में एनालिटिकल आ रहा है। देखिए इसका आयोजन हर साल बेंगलुरु में होता है। और बेंगलुरु में जिस स्थान पर होता है वो स्थान का नाम है यलहंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु। यलहंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु का एयरबेस है और वहां पर इसका हर 2 साल पर आयोजन किया जाता है एरो इंडिया स्पेस का। ये जानिए एरो इंडिया 2021 की टैगलाइन थी ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज एयर इंडिया 2021 की टैगलाइन थी। ये भी ध्यान देना है इसकी स्थापना हुई थी 1996 में और इसका पहला संस्करण भी 1996 में ही आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। एरो इंडिया की स्थापना हुई थी 1996 में और इसका संस्करण भी 1996 में ही आयोजित हुआ और ये हर 2 साल पर बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर यानी एयरबेस पर आयोजित होता है। तो प्रश्न उठता है, मैंने बताया है यह जो एरो इंडिया है एक द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी, यानी इसमें विमानों का प्रदर्शन होता है, एयर इंडिया के उनके हथियारों का प्रदर्शन होता है। तो यह जो एरो इंडिया है यह एक द्विवार्षिक एयर शो है और विमानन प्रदर्शनी है। तो इस प्रदर्शनी से क्या फायदा होता है? इसके कुछ उद्देश्य तो होंगे, क्यों प्रदर्शनी आयोजित होती है भाई? तो जानिए इस प्रदर्शनी का जो आयोजक है, स्पॉन्सर है, वो है रक्षा प्रदर्शनी संगठन एवं रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में यह प्रदर्शनी आयोजित होती है। इसका मेन उद्देश्य है जब एयर इंडिया शो के दौरान भारतीय एरोस्पेस और विमानन उद्योग के कई निर्माता और सेवा प्रदाता अपने उत्पादों के संभावित खरीदारों से मिलते हैं। जब एरो इंडिया आयोजन होता है तो भारतीय एरोस्पेस और विमान उद्योग के लोगों को अपने सामानों को बेचने के लिए कितने कस्टमर मिल जाते हैं।
कई देशों के कस्टमर, कई देशों के मंत्री या कंपनियां आती हैं, हिस्सा लेती हैं और देखती हैं सामान अच्छा है तो भारतीय सामानों को उसमें बेचने के लिए, एयर इंडिया के सामानों को बेचने के लिए उसमें फायदा मिल जाता है। इसलिए प्रदर्शनी आयोजित होती है। भाई कोई आपके सामान को देखेगा नहीं, जानेगा नहीं तो क्यों लेगा? इसीलिए प्रदर्शनी हर 2 साल पर बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस पर आयोजित होती है। तो आप समझ गए होंगे एयरो इंडिया क्या है। अब चलिए चलते हैं, किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नेंस की पहली बैठक की मेजबानी की है? याद रखना है, ब्रिक्स 2021 का आयोजन भारत में हुआ था, 2022 होगा वो चीन में होगा, तो इसकी मेजबानी की है भारत ने। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर, किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? याद रखना है, भारत ने की है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। हाँ, इसको कहा जाता है WSDS संक्षेप में, और इसको ध्यान दीजिए, WSDS 21 भी पूछ देता है तो मैं बता देता हूँ। WSDS का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। कौन इसको आयोजन करता है, ऑर्गेनाइजर है, वो है टेरी। टेरी के तत्वाधान में यह आयोजित होता है। टेरी क्या है जान लेते हैं। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो जानिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का जो ऑर्गेनाइजर है वो है टेरी, और टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसे संक्षेप में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संक्षेप में WSDS कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 का भी इसका सम्मेलन भारत में ही होगा। ध्यान रखना है, 2022 का भी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन भारत में ही होगा। थीम 2021 के शिखर सम्मेलन की थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। 2021 के थीम थी, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? टलते टलते आ रहा है कोरोना महामारी की वजह से। इससे शुरू में जनवरी 2021 में हो जाना चाहिए था, परंतु ये टलते हुए आ रहा है। जानिए, पुणे में होगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन पुणे में होगा। यह इसका 108वां सम्मेलन होगा। सोचिए, इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? इसका प्रथम सम्मेलन, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 1914 में कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी के भवन में हुआ था। जानिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन तो होगा पुणे में, इसका 108वां आयोजन होगा, लेकिन इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो जानिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 1914 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के दफ्तर में हुआ था। इसका सेकेंड अधिवेशन 1915 में हुआ था चेन्नई में, और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का हेडक्वार्टर है कलकत्ता में है, जिसे कहा जाता है कोलकाता। अब ध्यान देते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो होता है इसका उद्देश्य क्या है? तो जानिए, इसका उद्देश्य हर साल होता है। ध्यान दीजिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हर साल होता है। तो इसका उद्देश्य है भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य है भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना। इसका आयोजक कौन है? तो जानिए, इसका आयोजक है ISCA। ISCA इसका आयोजक है। ISCA क्या है? तो जानते हैं, ISCA जो है भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है। इसमें शीर्षस्थ वैज्ञानिक हिस्सा लेते हैं देश भर के। तो ISCA जो है भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है। इसका फुल फॉर्म है इंडिया साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ISCA का फुल फॉर्म है इंडिया साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। इंडिया साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, और यह भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है। इसका प्रथम सम्मेलन 1914 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के भवन में हुआ था। दूसरा 1915 में चेन्नई में हुआ था, और पुणे में 2021 में होने जा रहा है। 108वां सम्मेलन है, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना। देखिए, मैं हर क्लियरली बता रहा हूं, बस मैंने एक क्वेश्चन नहीं रटा दिया। बस पुणे में होगा, ये क्या है, कब स्थापित हुआ, इसका सम्मेलन कब हुए, क्या उद्देश्य है, क्यों यह हो रहा है, सब चीज जानी। भाई हो रहा है तो उसका उद्देश्य तो होगा ना। देखिए, सारा चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। आप बोलेंगे हाँ सर पढ़ाए हैं, अब दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर रटने से नहीं होगा क्लियर, आप पूरी जानकारी रखिए। इसका थीम, फोकल थीम है
महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चलिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, 18वें विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा। देखिए मैं जो भी चीज उठा रहा हूं उससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट तथ्य बता रहा हूं। आप स्वयं समझ रहे होंगे सर बता रहे हैं और वीडियो क्या है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जानिए 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, कोई बच्चा बताए? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय जीव है, जानवर है, वो है कंगारू बीटल। अब ध्यान दीजिए, तो 18वें विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में होगा। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आप जानिए जरा, विश्व संस्कृत सम्मेलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कब पहली बार हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, कितने समय पर होता है, जो हर इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए, प्रथम विश्व संस्कृत सम्मेलन 1972 में दिल्ली में हुआ था। यानी ये जो हो रहा है 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन है और 2022 का आयोजन है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रथम विश्व संस्कृत सम्मेलन कहाँ हुआ था, यदि परीक्षा में प्रश्न आता है तो जानिए हुआ था 1972 में दिल्ली में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रंगनाथन। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रंगनाथन। भारत में अब तक विश्व संस्कृत सम्मेलन 4 बार हुआ है, 1972 में, 81 में, 1997 में और 2012 में। विश्व संस्कृत सम्मेलन भारत में अब तक टोटल 4 बार हुआ है। 1972 में पहली बार, फिर 1981 में, फिर 1997 में, फिर 2000 में हुआ है। अब जानिए, यह जो सम्मेलन है विश्व संस्कृत सम्मेलन, यह 3 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। विश्व संस्कृत सम्मेलन 3 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? भाई कोई भी काम होता है वो तो उसका उद्देश्य पर निर्धारित होता है, तभी तो होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जानिए, विश्व भर में लोगों द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, संरक्षित करना एवं व्यवहार में लाना इस विश्व संस्कृत सम्मेलन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? विश्व भर में लोगों द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, संरक्षित करना एवं व्यवहार में लाना। अब चलते हैं G7 2021 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? जानते हैं G7 2021 ब्रिटेन में हुआ है, इसलिए इसकी मेजबानी, कोई भी सम्मेलन होगा मेजबानी ब्रिटेन ही करेगा, जैसे G20 के सारे सम्मेलनों की मेजबानी इटली किया है। अब चलते हैं, किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह BAWG 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी की है? ध्यान रखना है, वो देश है भारत। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन 2021 भारत में हुआ, इसलिए जितने 2021 के ब्रिक्स के जितने भी आयोजन होंगे वो भारत में हुए हैं और उसकी अध्यक्षता की है भारत ने। तो जरा इससे जानते हैं, ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में। ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं? 5। भारत, रसिया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स में कुल 5 सदस्य देश हैं। इसका गठन हुआ था 2009 में। इससे पहले ब्रिक था और इसमें 4 सदस्य देश थे, ब्राजील था, रसिया था, इंडिया था और चाइना था। 2006 में गठन हुआ था। इसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। इस तरह से बना ब्रिक्स। यानी ब्रिक का गठन पूछे 2006, ब्रिक्स का पूछे 2009। जानते हैं ब्रिक्स का अपना बैंक भी स्थापित है। हाँ, अपना बैंक भी स्थापित है और इस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को ब्राजील के फोर्टलेजा में। इसका हेडक्वार्टर्स है संघाई, चीन में और इसके महासचिव जो हैं वो हैं केवी कामत। इसका कार्यकाल है 5 साल। इनका कार्यकाल है 5 साल। चलिए अन्य इंपोर्टेंट प्रश्नों पर। फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, जानते हैं मेरी वीडियो डेली रात में 8 बजे मिलेगी। मैं 7 बजे फर्स्ट समय नहीं दे पा रहा हूँ, आने में मुझे लेट हो जा रहा है। तो डेली 8 बजे रात में मेरी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे और हर इंपोर्टेंट चीजें उसमें रहेंगी। जैसे ही समय चेंज हुआ मैं बताऊंगा, पहले इस समय मेरी वीडियो मिलेगी 8 बजे। चलिए ध्यान देते हैं इंपोर्टेंट प्रश्नों पर। हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 ब्रिक्स इंप्लीमेंट वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता किस देश ने की है? याद रखना है, भारत ने की है। हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 ब्रिक्स इंप्लीमेंट वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता किस देश ने की है? याद रखना है, भारत ने की है। दूसरा है ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने की। मैंने बोला है ना, 2021 के जितने अधिवेशन ब्रिक्स के हुए हैं, चाहे कोई भी हो, उसका सारा अध्यक्ष भारत रहा है। इसे ध्यान रखिएगा। 2021 का अधिवेशन भारत में हुआ, इसलिए जितने इसके कोई भी ब्रांच हो, ब्रिक्स का, ट्रेड हो,
इम्प्लीमेंट हो, सारा का अध्यक्ष भारत रहेगा। जिस तरह से G7 2021 का अधिवेशन ब्रिटेन में हुआ है, तो जितने भी G7 से संबंधित सम्मेलन होंगे उस सारे का अध्यक्ष ब्रिटेन हुआ है। जिस तरह से G20 इटली में हुआ है, तो G20 से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उसका अध्यक्ष इटली हुआ है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, टाइम माइंड सेट बैठा है, कोई भी प्रश्न कहीं से पूछे उसके रिलेटेड तुरंत पकड़ लीजिए इटली है, उसका अध्यक्ष है इटली, मेजबान है इटली में, सब चीज ध्यान देना है। तो अब जानते हैं थोड़ा ब्रिक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा दृष्टि से इंपोर्टेंट है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 को रूस के एकैटरिनबर्ग में। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन पूछता है कहां हुआ था, बहुत बार पूछा है। 16 जून 2009 को हुआ था एकैटरिनबर्ग में, रूस में। इसके कितने सदस्य देश हैं? 5, याद रखना है। 12वां कहां हुआ था? 2020 में रूस में, वर्चुअल रूप से। ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन 2020 में हुआ था, वर्चुअल रूप से। 13वां कहां हुआ है? 2021 में। भारत में बताया 2021 में भी वर्चुअल है। दरअसल वर्चुअल मतलब होता है वीडियोग्राफी से हुआ है, ऑनलाइन आमने सामने दूर से बढ़कर बात हुई है, मतलब सभी नेता साथ जुटे नहीं है। हाँ, जूम मीटिंग हुआ, चाहे कोई भी ऑनलाइन हुआ है। अब ध्यान दीजिए 14वां कहां होगा? 2022 में इंपोर्टेंट है। 14वां 2022 में चीन में होगा, इसे भी ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपोर्टेंट है जो परीक्षा दृष्टि से। तो मैं समझता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं दूसरे दिन। मेरी तरफ से गुड नाइट।